प्रीवियस क्लास वी हैव लेफ्ट विद दिस क्वेश्चन। तुम लोग भाई आंसर बताए थे और मैं गलत बोला। तो क्या बोला था तुम्हारा आंसर? पूछा था कंप्रेशन का लोअर स्प्रिंग, आप बोले थे 14/5 और मैं बोला था गलत है ना? क्या मालूम मैं गलत हो सकता हूँ, तुम सही हो सकते हो। यू आर ऑल गुड पीपल। लेट अस ट्राई। At the position shown, the upper spring was stressed by a force of 200 Newton. Find compression in lower spring. ऊपर वाला स्प्रिंग को 200 न्यूटन में दबाया गया, ये नीचे आया। नीचे वाला स्प्रिंग कितना दबेगा? ऑलरेडी गैप दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज नीचे वाला स्प्रिंग x दब गया, मतलब यहां तक आया। यहां पर हुआ क्या है? B भी है और A भी है, क्योंकि ये इसके साथ चिपक के आ रहा है। समझ में आया? A और B दोनों है। अब ये जो A B दोनों है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं। ये हुआ A, ये वाला प्लेट, ये हो गया B, दोनों एक साथ है, ऊपर A नीचे B, और ये दब गया है X। अब ये मैं क्यों नीचे आया? क्योंकि मैं फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तो यहां पर मैं इसको इक्विलिब्रियम में लाया। क्लियर? अब ये इक्विलिब्रियम है। क्यों इक्विलिब्रियम है? मेरा फोर्स है, फिर भी तो नीचे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है क्योंकि ये दब गया है। ये पुश कर रहा होगा कुछ फोर्स में। कितना फोर्स में? ये कितना दबा है? X। तो कितना फोर्स लगाएगा? Kx 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे ये फोर्स हो गया Kx, की मतलब 20x। x सेंटीमीटर था। सपोज इट इज कंप्रेस्ड डाउन बाय x सेंटीमीटर की बात करें, तो ये 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर हो गया 20 न्यूटन, 20x। एनीवे, ऊपर वाला स्प्रिंग एलोंगेट हो गया। कितना एलोंगेट हुआ? ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर था और ये दबा x, 2 + x। वो क्या कर रहा होगा? ऊपर खींच रहा होगा। तो ये ऊपर वाला ऊपर को खींच रहा है कितने में? 30 इंटू 2 + x, kx। अब ये इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, मैं दबा के रखा हूं। तो मेरा 200 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो 20x प्लस 60 प्लस 30x। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 200। तो 50x कितना हुआ? 140। x कितना हुआ? 14/5 सेंटीमीटर। सही है? ये आंसर आया था। यस सर। आई एम सो सॉरी, मैं ऊपर वाले का सोच लिया। उसका 24/5 है। सो आई फील प्राउड दैट यू हैव डन इट। वेरी गुड। तो आप लोग इतना अच्छा किए हो, आपके लिए खुद के लिए एक बार ताली रिकॉर्ड में रहेगा। ताली मारो एक बार। नेक्स्ट, आज आगे बढ़ेंगे। चलिए आज देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स इन सीरीज। तो देखेंगे हम स्प्रिंग्स इन सीरीज और ढेर सारी चीजें। अगर हमारे पास 2 स्प्रिंग है, वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे ये दोनों सीरीज में हैं। इतना तो समझ में आ रहा हो नहीं? मैं इनको भगा के एक सिंगल स्प्रिंग बनाना चाहता हूं। मान लो कि इधर से बंधा हुआ है, इसका K1 है, इसका K2 है, और मैं यहाँ पर एक सिंगल अकेला स्प्रिंग लेना चाहता हूँ। आई कॉल इट द इक्विवेलेंट स्प्रिंग, K इक्विवेलेंट। ये अकेला इन दोनों का बराबर कब कहलाएगा? मान लो कि एक डिब्बे के अंदर इसको रखा गया है, नाड़ा निकला है, मालूम नहीं अंदर क्या है। इसको भी डिब्बे के अंदर रखें, नाड़ा निकला हुआ, इसको खींचेंगे, जितना खींचने से जितना लंबा होता है वो भी उतने खींचने से उतनी लंबा होगा, तो दोनों बराबर है कहेंगे। अंदर क्या है उससे क्या मतलब है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं इसको F4 से खींचता हूं और ये कुछ F0 खुल जाता है, इसको भी अगर मैं F4 में खींचता हूं, ये भी F0 खुल जाता है, तो हम कहेंगे ये इसके बराबर है कि नहीं? सिंपल सा चीज है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको खींचूंगा, क्या ये स्प्रिंग खुल जाएगा थोड़ा सा? ये भी थोड़ा सा खुल जाएगा। अच्छा, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर खुल गया, ये 3 सेंटीमीटर खुल गया, तो ये कितना आगे जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सो सिंपल। मतलब अगर इसमें एलोंगेशन x1 हुआ है, इसमें अगर एलोंगेशन x2 हुआ है, योर x0 इज नथिंग बट x1 + x2। ठीक है?
इतना चीज हमें समझ में आया। पहला, अब ये स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो F इज द रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो इक्वल टू F। ये स्प्रिंग के बारे में सुनो, ये अभी इक्विलिब्रियम में आ चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम। जब मोशन हो रहा है तब नहीं, जब मोशन हो रहा है उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाद में पढ़ेंगे। कोई ब्लॉक स्प्रिंग के साथ लगा है, ऑसिलेट कर रहा है, जिसमें स्प्रिंग फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है, क्योंकि एलोंगेशन बदल रहा है, वो बात नहीं, हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम का। अब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ये स्प्रिंग में ये जो छोटा वाला स्प्रिंग है K2 को मैं खींच रहा हूं और उसके बावजूद ये फर्दर और आगे नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब स्प्रिंग मुझे कितना जोर से खींच रहा होगा, F। मतलब इस स्प्रिंग में अब रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, F। सोचो, स्प्रिंग का ये वाला एंड इसको खींच रहा होगा और मैं इधर से F दे रहा हूं। ये पूरे स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम देखो तो पक्का ये वाला स्प्रिंग इसको F में खींच रहा होगा, इसीलिए तो आगे नहीं जा रहा, ये रेस्ट में, इधर को F, इधर को F। अगर ये इसको F में खींचेगा तो ये भी कहां छोड़ेगा, ये भी F में खींचेगा। मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, सेम F। कहने का मतलब जब सीरीज में सारे स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है। क्या बात समझ में आया? हजम हुआ कि नहीं हुआ? ये हजम हो जाने से बाकी चीज आप खुद कर लोगे। मान लो कि आप कुछ भी निकालने के लिए कर लेंगे तो बन जाएगा। ये थीम लाइन है क्या, कि व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, इसमें जितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा आप इसको जितने जोर से खींचोगे ये भी उसको उतनी ही जोर से खींचेगा, नहीं तो रेस्ट में रहेगा कैसे? इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी ना ये रेस्ट में रहेगा। ये अगर इसको F में खींच रहा है तो इसको अगर ये F में खींच रहा है तो ये भी इसको F में खींच रहा होगा। अब ये इधर से बंधा हुआ है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो ये F। मतलब जितने सारे स्प्रिंग आप सीरीज में लगा दो, 2, 3, 4, सब में स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है। क्या बात समझ में आया? तो पहला थीम लाइन, जिसको जानने से आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। बाकी जो मैं बनाऊंगा वैसे ही। पहला है इन सीरीज द स्प्रिंग फोर्स is same in all springs। ये चीज हो गया। अभी मुझे निकालना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा अलजेब्रिकल है, इसके बाद और ज्यादा फिजिक्स नहीं है। कैसे? x1 इज एलोंगेशन इन फास्ट स्प्रिंग। पहला स्प्रिंग में अगर एलोंगेशन x1 हुआ है तो आप क्या कहोगे? x1 को रिस्टोरिंग फोर्स तो सब में बराबर है, F दिया ना, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स F है और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एलोंगेशन कितना हुआ होगा? x1। कैसे निकालेंगे? F बाई K1। अरे F इक्वल टू X है, समझ में आ रहा है? यस सर। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा? एलोंगेशन इन द सेकंड स्प्रिंग। x2 निकालेंगे तो इट विल बी एलोंगेशन इन द सेकंड स्प्रिंग। ठीक है, x2 is elongation in second spring। कितना हो जाएगा? F by K2। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। ये थोड़ा इसको इधर ले। अगर हम x की बात करें तो वो x क्या है? elongation in the equivalent spring। इक्विवेलेंट स्प्रिंग में F फोर्स लगाने से x नहीं x0 है। इन द फिगर शोन x0 क्या है? The elongation in the equivalent spring। अब K equivalent कितना है मालूम नहीं है। K equivalent F और x0 में क्या रिलेशन मिलेगा आपको? F is equal to K equivalent into x0। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे x0 is equal to F by K equivalent। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? कोई नई चीज तो है नहीं। मुझे K equivalent का वैल्यू निकालना है। Let us go for the third step। हमें मालूम है कि जो x0 है that is nothing but the individual elongation in the two springs। x0 is equal to x1 plus x2 और x0 का वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे, it was F by K equivalent। x1 was F by K1, ये था F by K2। और भी होते तो और भी जोड़ देते। क्या बात समझ में आया? अब F कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, क्या मिल गया? 1 by K equivalent 1 by K1 plus 1 by K2। So when the two springs are in series, the equivalent spring constant can be found using this formula। समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बढ़िया। तो इसमें से हमें क्या क्या सीख मिला है? आगे बढ़ेंगे।
क्या क्या सीख मिला? व्हाट आर द फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम दिस? मतलब वी हैव टू डिस्कवर थिंग्स जो छुप जा रहे हैं इसके पीछे पीछे, वो सारी चीजों को निकालने तो पता चलेगा। हो गया? ठीक। जो जो चीजें हमें समझ में आया उनको लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में पहला हुआ द फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम दिस। हमें पता चल गया कि बहुत सारे स्प्रिंग जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी फाउंड एज 1/k1 1/k2 और भी है तो और भी जोड़ो लाइक दैट। ये समझ में आ गया? अच्छा। दूसरा हुआ थोड़ा कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए, इफ k1 एंड k2 आर इन सीरीज तो 1/k इक्विवेलेंट कितना होता है? इट इज 1/k1 प्लस 1/k2। एवरीवन नोस। दोबारा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो k इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा इट विल बी कमिंग आउट टू बी k1 k2 बाय k1 प्लस k2। सर क्या जरूरत था जब ये मालूम है? वो बताने की जरूरत ये है कि ऐसे ओरल कैलकुलेशन करना मुश्किल है। मैं कहूँगा दो स्प्रिंग है, एक 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट रखता है, दूसरा 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर का रखता है। बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप मन में इमेजिन करोगे 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। बेहतर है कि 30 × 60/30 प्लस 60। अक्सर आपको दो स्प्रिंग का मिलता है। 30 × 60 हो गया 1800/90 इज 20। आंसर हो गया 20 न्यूटन पर सेकंड। ओरल हो गया कि नहीं? तो इसलिए इसको दिया गया। क्या समझ में आया? हर चीज को ओरल करना में मुश्किल होता है। नंबर 3, इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है सामने जिसको मैं कुछ अगले पेज में लिखूंगा। सपोज हमारे पास एक लंबा सा स्प्रिंग है, ये है वो स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, चलो ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको दो टुकड़ा कर देता हूँ। आई कट इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स रेदर, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ देता हूँ। दोनों स्प्रिंग का साइज बदल गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी बदल जाएगा। इफ दे आर 2 हाफ्स तो आप कहोगे अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश है तो इसका भी k डैश होगा। सो दिस लॉन्ग स्प्रिंग इज एज गुड एज सीरीज कनेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, है कि नहीं? दोनों को काट दिया फिर से जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? अब अगर k डैश के साथ k को जोड़ेंगे तो मतलब इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। तो k कितना हुआ? अब ये भी फॉर्मूला होता है k डैश इंटू k डैश बाई k डैश प्लस k डैश। कितना हुआ? k डैश बाई 2k। इसका मतलब k डैश का वैल्यू कितना हुआ? बड़ा स्प्रिंग का k था, आधा का हो गया डबल। समझ में आ रहा है? ठीक हो? वैसे ही सपोज मैं इसको अब 3 टुकड़ा करता हूं, एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, नाम दे दिया k डबल डैश, 3 इक्वल पार्ट्स। अब आप क्या कहोगे? k डैश सीरीज में 1/k डैश 1/k डैश 1/k डैश क्या हो जाएगा? 3/k डैश। 3/k डैश इज 1/k, क्योंकि इक्विवेलेंट कितना है? k है। सो 1/k इज 3/k डैश। तो k कितना हो गया? k डैश बाई 3, और k डैश कितना हो गया? 3k। आर यू गेटिंग? तो क्या मिल गया यहाँ से मिल गया k डबल डैश इज इक्वल टू 3k। मतलब जितना छोटा करते जा रहा हूँ उतना हार्ड होते जा रहा है। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अगर इसका एक नेचुरल लेंथ l था, इसका l/2 था, इसका l/3 था, है कि नहीं? इसका मतलब नेचुरल लेंथ आधा हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। समझ में आया क्या? तो इससे पता चला ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। ध्यान रहे, l इज नॉट द एक्सटेंडेड लेंथ, इट इज द नेचुरल लेंथ। ये मत सोचना कि किसी स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देंगे, लेंथ ज्यादा हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा। नो नो नो, l इज नॉट द एक्सटेंडेड लेंथ, ये क्या है? नेचुरल लेंथ है। समझ में आ रहा है? डालो अंदर बढ़िया से, नहीं तो मिसकंसेप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ठीक से? तो ये जो l है क्या है? ये नेचुरल लेंथ।
मतलब अगर कोई एक स्प्रिंग से एक टुकड़ा लाए जिसका लेंथ है L1, बड़ा सा स्प्रिंग था, एक टुकड़ा लाए इसका लेंथ था L1, स्प्रिंग कांस्टेंट था K1, दूसरा टुकड़ा लाए लेंथ था L2, स्प्रिंग कांस्टेंट था K2, इसका मतलब K इंटू L इज ए कांस्टेंट है कि नहीं? मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब ये हुआ K1 L1 must be equal to K2 L2 must be equal to and so on, K3 L3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो L को इधर ले आओ, K इंटू L इज ए कांस्टेंट, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। सर मतलब वो मतलब सेकंड में थोड़ा सा डाउट है इसमें हाँ सर, वो सेकंड तीन तो कंडीशन हाँ सर, जैसे कि आप पहला इक्वेशन में करें कि k इक्वल टू k डैश इनटू k डैश बाय k डैश प्लस k डैश, तो वहाँ पे डबल डैश मतलब तो k इक्वल टू k डबल डैश प्लस इनटू k डबल डैश इनटू k डबल डैश। नहीं ऐसा फॉर्मूला कहाँ दी? ये तो दो के लिए था। इफ K1 K2 टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, इफ K1 एंड K2 आर इन सीरीज, तो ये फॉर्मूला था। तीन होने से ऐसे करेंगे। दो के लिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो दो के लिए बताया हो रेडीमेड फॉर्मूला। तीन होगा तो 1/k विल बी 1/k डैश 1/k डैश 1/k डैश, तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 3/k डैश, 3/k डैश इज इक्वल टू 1/k, तो k डैश क्या हो गया? ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, पकड़ में आ रहा है? ये K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 समझ में आया? हाँ, जैसे बस आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। A spring of constant K was caught into, नहीं है बुक में, फिजिक्स बुक में नहीं है, 11th क्लास बुक इट इज नॉट देयर, लेकिन जरूरत पड़ेगा, ठीक है? हाँ, A spring of constant K was caught into two parts whose lengths are in ratio 2:3। दो टुकड़ा किए, दोनों टुकड़े का लेंथ का रेशियो था 2:3। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट for spring constant for smaller part? Just for sake of example मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ ताकि मैं फॉर्मूला आपको समझा सकूँ ठीक से। कोई स्प्रिंग था, दो टुकड़ा किए, ये था वो स्प्रिंग, इसको दो टुकड़ा किए, दोनों टुकड़े कैसे किए? The lengths are in the ratio 2:3, तो इसको ऐसे काट दिए। अगर ये लेंथ को हम कहेंगे 2L तो ये लेंथ को कहेंगे 3L। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है कि नहीं? और इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K, और लेंथ कितना है? 5L है कि नहीं? तो आप कहोगे K इंटू 5L इज ए कांस्टेंट, पूरा स्प्रिंग का इज इक्वल टू K1 इंटू 2L। समझ में आ रहा है क्या? इज इक्वल टू K2 इंटू 3L। हो गई काम? बस निकल गया यहाँ से आपकी जरूरत की चीजें। K1 K2 मिल गए कि नहीं मिल गए? तो K1 हो गया 5K/2, K2 हो गया 5K/3। क्या बातें समझ में आ रहा है? The length of natural length multiplied to the spring constant is a constant for a particular spring। एक स्प्रिंग का लेंथ L1 और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हुआ, कोई दूसरा स्प्रिंग का लेंथ L2 स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हुआ, उसका K2 L2 इसका K1 L1 के साथ बराबर नहीं होगा। सेम स्प्रिंग के अगर टुकड़े होंगे तो, क्योंकि मेक के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कैसे बनाया गया है। क्या बात समझ रहा है? दो अलग अलग स्प्रिंग है, इसका एक टुकड़ा लिए L1 स्प्रिंग कांस्टेंट मिला K1, ये स्प्रिंग का एक टुकड़ा लिए L2 स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ K2। क्या K2 L2 इक्वल K1 L1 बोल सकते? नहीं, एक स्प्रिंग को अगर टुकड़े टुकड़े करेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं। क्या बात हजम हुआ? तो व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, ये बातें कुछ ऐसा होता है। बाद में जब आप पढ़ोगे थोड़े और ऊपर जाने के बाद, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन जैसे होता है।
रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, स्प्रिंग का पैरेलल कनेक्शन जैसे होता है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा समझ गए व्हाट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। मिस्टर पुजारी कहाँ गए थे? कहाँ नहीं, मतलब कहीं भाग गए थे, सोच रहे। प्रीवियस पेज थोड़ा दिखा है हमने। प्रीवियस पेज, इसको पुराना देखने में बहुत आदत है। नहीं सर, क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक थीम क्या था? ये पूरा का पूरा डिस्कशन में दो चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो हुआ व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज द स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन ऑल स्प्रिंग्स, हुआ। दूसरा हुआ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। समझ में आया? ये दोनों चीज, बाकी चीज तो कैलकुलेशन था। नाउ लेट अस गो फॉर स्प्रिंग्स इन पैरेलल। हमारे पास दो स्प्रिंग लगे हुए हैं। एक स्प्रिंग ऐसा है, ये आपको 11th क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सब जगह मिल जाएंगे। आपको फंडामेंटल चीज का न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको रेडीमेड आइडिया दे रहा हूँ। फंडामेंटल चीज होगा, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। जिनको मालूम होगा सीधा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर वो लोग शुरू, मतलब हम लोग जो खत्म करें, है कि नहीं? ये दो स्प्रिंग है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। देखो, मान लो कि डंडा यहाँ पे लगा है, डंडे का नाम है ए बी। आप इसको पकड़ के खींचोगे तो डंडा कुछ आगे आ जाएगा, ऐसा आ गया। इस पोजीशन पे नाम हो गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम आया। व्हाई? बिकॉज यू आर पुलिंग। इन दोनों का एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाना चाहता हूं। तो यहां पर भी जब मैं एक फोर्स में खींचूंगा, यहां पर ये जितना दूर गया था ये उतना ही दूर जाना चाहिए, है कि नहीं? तभी हम कहेंगे ये इन दोनों का बराबर है या फिर इक्विवेलेंट है। के इक्विवेलेंट, ई क्यू लिख रहा हूं इसलिए। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सोचिए, सीरीज में दोनों में फोर्स बराबर था। अभी दोनों में क्या बराबर है? देखो तो, ये जब यहां से यहां पर गया, ये भी यहां से, एलोंगेशन इज सेम। मतलब सीरीज में क्या था? फोर्स बराबर। अभी क्या आ रहा है? दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर है, इक्वल एलोंगेशन है या फिर इक्वल कंप्रेशन, ऐसे दबा सकते हैं इसको। समझ में? सो पहला चीज हुआ इन पैरेलल springs have same elongation or deformation. ठीक है, दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर है। ठीक है, अब ये जब ये स्प्रिंग कुछ एक्स एलोंगेट हो गया है, फोर्स खींच के लिया है, ये भी एलोंगेट हो गया है, ये वापस खींच रहा होगा, ये भी तो वापस खींच रहा होगा। ये कितने में खींचेगा? k1x। ये कितने में खींचेगा? k2x। और ये इक्विलिब्रियम है। तो ये f के बारे में आप क्या कहोगे? f तो है k इक्विवेलेंट इंटू x0। यहाँ पर सब x0 है। बात समझ में आ रहा ना? आप क्या कहोगे f1 के बारे में? ये जो एलोंगेशन हुआ है यहाँ पर f1, चलो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं, लिखते हैं f1। ये f1 है, f1 फोर्स में खींच रहा है, और ये f2 है, ये f2 फोर्स में खींच रहा है। नीचे वाला स्प्रिंग f2 फोर्स में खींच रहा है। तो आप f1 को क्या कहोगे? ये एलोंगेट हुआ है x0, तो इट इज k x0, है कि नहीं? k1 x0। ऊपर वाला स्प्रिंग कितने जोर से खींचेगा? k1 x0। नीचे वाला कितने में खींचेगा? तो f2 इज k2 x0। अब इसमें क्या आप मुझे f1 f2 में रिलेशन ला सकते हो इक्विलिब्रियम? यस, f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, क्योंकि रेस्ट में है ना इक्विलिब्रियम आया। हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप कहोगे पॉइंट नंबर 3 में कहोगे कि f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। इसका मतलब k इक्विवेलेंट x0 इज इक्वल टू k1 x0
प्लस K2X0, तो फिर K इक्विवेलेंट क्या हो गया, K1 प्लस K2 ऑर्डिनरी सम ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स। आपके पास दो ठो सॉफ्ट स्प्रिंग है, आपको हार्ड स्प्रिंग चाहिए, दोनों स्प्रिंग को सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे, हार्ड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, सीरीज में लगा दोगे तो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर अगर एक स्प्रिंग को हम बहुत बार स्ट्रेच करेंगे फिर लूज करेंगे तो सर वो बात अलग हो जाता है, उसको कहते हैं फटीग, ठीक है। इन द इलास्टिक लिमिट ऑल्सो बार बार होने से उसका मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, वो तो बात की बात होगी, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कौन सा मटेरियल में कैसे होता है ना। तब स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है या बदल जाता लेंथ बढ़ जाता है। सोचो बहुत बार खींचने से ढीला हो जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हार्ड हो जाता है कि सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है कि घट जाता है, तुम तो जानते हो, खाली वेरीफाई कर रहे थे, तुम जानते हो जो सही है कि नहीं। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो चीजों की इमेजिन कर लेना चाहिए, मतलब कोई स्प्रिंग को ज्यादा दिन यूज करने के बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ढीला हो गया, स्प्रिंग मतलब लूज हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट घट गया, सिंपल सा चीज है। इफ यू कैन तब लेंथ बढ़ेगा उसका, थोड़ा सा नेचुरल डिफॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ा सा नेचुरल डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कभी अगर पढ़ेंगे तो। क्या ये चीजें समझ में आया? पैरेलल में K1 प्लस K2 होता है। न्यूमेरिकल तो करेंगे ढेर सारे, लेकिन उससे पहले चलिए किसी एक केस में देखते हैं। लेट्स टेक सम केसेस जिसमें हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया, F फोर्स लगा के खींचो, अगर वो X एलोंगेट हो गया तो कैसे भी कनेक्शन है, क्या फर्क पड़ता है, यू से इट इज Kx, F इज इक्वल टू Kx, उसमें से K निकल जाएगा बाई X। नहीं, ये रहेगा हमारा बेसिक फंडा किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जानने के लिए। जैसे मान लो कि ये फाइंड K equivalent when point P is slightly pulled। मैं क्यों स्लाइटली लिख रहा हूं आपको थोड़ी देर में उसका इंपोर्टेंस बताऊंगा। स्लाइटली पुल्ड in direction of, in the direction shown, in direction shown। ठीक है, find K equivalent when point P is slightly pulled in the direction shown। हर एक केस में ये हो गया जनरल क्वेश्चन नंबर केस 1। आप खुद बताओगे, तरीका समझ जाओगे। सपोज हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ऐसा दूसरा स्प्रिंग है, ये है K1, ये है K2, P क्या है, P इज द हैंडल हियर, ये हैंडल है P, इसको पकड़ के खींचो। मान लो कि पूरा का पूरा चीज को मैं क्या किया हूँ, एक डिब्बे के अंदर रख दिया हूँ, आपको कुछ दिख नहीं रहा, क्या है अंदर, आपको खाली दिख रहा है, नारा निकला हुआ, अंदर एक स्प्रिंग है, हाँ है, अच्छा ठीक है, बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, अब खींच के देखो। F फोर्स लगाने से अगर X आगे जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बाई X, क्योंकि दो राय है नहीं, अंदर ऐसा है कि कैसा है कि दोनों एक तरफ है, क्या है, उसे कोई मतलब पड़ता है क्या, कोई मतलब नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ रहा? किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जानने का तरीका हुआ, गिव ए फोर्स एट इक्विलिब्रियम इफ द एलोंगेशन इज X, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज बाई X, खत्म कहानी है कि नहीं। चलिए अब हमें स्प्रिंग विंग कुछ दिख नहीं रहा, हमने क्या किया, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया, सपोज P तो पहले यहाँ था, जब फोर्स लगा के खींचा, मान लो यहाँ पे आ गया, बन गया P डैश। क्यों गया, क्योंकि मैं खींचने लगा विथ सम फोर्स। अगर कैसे कैसे मैं पता कर लूंगा कि ये कितना है, तो मुझे ये अंदर अरेंजमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल जाएगा, है कि नहीं। एट पोजीशन ऑफ P डैश, देखो क्या हो रहा है, हमने एक फोर्स लगा के खींचा है, और ये जो K2 वाला स्प्रिंग है वो ये डंडा को पुल कर रहा होगा कि पुश कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। रौनक कुमार कभी इधर भी देखो, पुश कर रहा होगा, बता रौनक। K2 P डैश को, डंडा को, जब ये इसको पुश करके मैं इधर ले आया हूँ, K2 ये डंडा को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है,
अरे मैं इसको खींच के यहाँ तक ले आया हूँ, ये दब गया है ना, अब ये K2 इसको पुश कर रहा होगा कि पुल कर रहा होगा? इसलिए बोलता हूँ कि देखो मेरे तरफ, तेरे लिए पाउडर लगा खाऊंगा क्या डेली है? समझ में आया क्या? कोई स्प्रिंग को तुम प्रेस करके दबा दी हो, वो स्प्रिंग तुमको पुश करेगा कि पुल करेगा? पुश पुल समझ में आता है ना? हाँ तो बता, पुश करेगा। हाँ। तो लिखने में मजबूत रह गया और लिखने में रह गया, यही तो छोटी छोटी नेगेटिविटीज है जिसमें आप मिस कर जाते हो चीजें। वीडियो तो पढ़ा ना, बाद में नहीं देख सकते क्या? जो इंटेलिजेंट है तो समझ लेगा, सब कुछ लिख लेगा जाके बाद में। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैं पूरा क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करता था ऐसे, ये कैमरा लिखता होता कुछ नहीं था, और क्लास से आने के बाद 1-2 घंटा लगेगा, जो चीज पढ़ाया गया सारा लिख डालूंगा एग्जैक्टली, जैसे जहां पर जो मजाक किया वो मजाक को भी लिख देता था, पूरा रिकॉर्ड करता था अंदर, इतना अटेंटिव रहना है। एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम अ टीचर। तो ये हो गया आपका P डैश। इसको ये वाला स्प्रिंग पुश कर रहा है क्योंकि रौनक होगा। क्या रौनक बताएगा कितने जोर से पुश कर रहा है? क्या बे? F तो हम खींच रहे हैं, ये पुश कर रहा होगा तो कितना फोर्स में कर रहा होगा? कितना दब गया है? X। इसको यहाँ से दबा के यहाँ तक ले लिए तो ये पुश कर रहा होगा कितने में? देखा कितना सारा चीज तो मिस कर चुका था लिखने के बाद। अब बता रौनक, K1 वाला जो स्प्रिंग है वो इसको पुल कर रहा होगा कि पुश कर रहा होगा? क्योंकि मैं इसको ऐसे धकेल दिया हूँ इधर, डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया P को, ये P वाला डंडा को इधर धकेल दिया तो लंबा हो गया, लंबा हो जाएगा तो वापस खींचेगा, कितना फोर्स में खींचेगा? सिंपल सा है, F इक्वल K1। अब मैं यहाँ पर खींच के पकड़ के रखा हूँ, मतलब मेरा F और ये सारे फोर्सेस में क्या रिलेशन है? तुम लोग कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को करके आ गए, इसमें क्या रखा है? तो इसका मतलब जो आपको K इक्विवेलेंट चाहिए था वो क्या था? F by X। F लगाने से X गया है तो हो गया K1 प्लस। अब लोगों को पार्लर में होता है, पार्लर में होता है ठीक है। क्या यहाँ पर भी दोनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बराबर नहीं हुआ है? ये अगर 3 सेंटीमीटर खुला होगा तो ये 3 सेंटीमीटर दबा होगा, लेकिन सोचने में गड़बड़ होता है तो मैं नहीं बताया। समझ में आया? दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ? पैरेलल का मतलब नहीं कि ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि 2 स्प्रिंग सीरीज में होंगे या फिर पैरेलल में होगा, कैसे भी हो सकते हैं, नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 का समझ में आया? तो आपको याद रखना है, अगर ऐसे 2 स्प्रिंग लगे हैं और ये कवर इसके ऊपर चढ़ाया था, निकाला, हाँ अब दिख गया, हमें पता चल गया था K1 प्लस K2। देखो क्या बात है, समझ में आया? तो इसमें हुआ यूं कि अगर 2 स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन कि वो सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्या था? एक तरफ खाली था, दूसरी तरफ बंधा हुआ था, इधर तो इधर भी डंडा लगा दिए हैं, है कि नहीं? क्या ये एंड भाग सकता है? नहीं भाग सकता है, इसलिए पैरेलल में नहीं है। पैरेलल इसलिए है क्योंकि जितना एलोंगेशन हुआ वो उतना ही कंप्रेशन हुआ, इसलिए पैरेलल में। क्या बात समझ में आया? ऊपर कैसे खींचे? ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा? वो बहुत हाई फंडा का चीज हो गया, वो बहुत हाई फंडा का हो गया, इसलिए मैं वाल को स्लाइटली लगाया। थोड़ा सा खींचोगे एक स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा, ज्यादा खींचोगे दूसरा मिलेगा। चलो तुम पूछे तो बताते, समझ सके तो समझ लो, क्या नहीं समझ में तो छोड़ देना क्या। लेकिन पहले मैं चेक करूंगा कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आया क्या अभी जो बताया। क्या कोई मुझे बताएगा इन दिस केस व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। क्या बता सकते हो इस केस में? इस केस में ये है पॉइंट P और पॉइंट P को पकड़ के मैं खींचूंगा, ये मान लो K1 है, ये K2 है, ये K3 है। कोई गेस करके बताएगा व्हाट विल बी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन यू आर पुलिंग पॉइंट P इन दिस डायरेक्शन? समझ में आ गया ना? वही तो चाहिए। और दोनों पैरेलल में दिख रहा है, K1 प्लस K2 हो गया, और ये K1 प्लस K2 इधर K3 मिलके हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3, क्योंकि तीनों हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यही तो बड़ी चीज है कि तुम लोगों को पकड़ में आ रहा है। तो इसमें K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। इससे पता चल रहा है कि यू पीपल डिजर्व द हायर वन। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं, ये वाला बताओ, दूसरा एग्जाम्पल। बहुत सारे एंट्रेंसेस में बार बार आया है,
पहले आता था, आजकल के बच्चे दुबले हो गए, उनका नहीं आ रहा। क्या आप लोग इसका बता सकते हो? अगर इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे सारे के, ये ठीक है, ठीक है, बता इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बात समझ में आ रहा है ना? इधर से पकड़ के खींच रहे हैं, इधर है के, इधर है 3K। तो पहले सोचो तो क्या ये तीनों पैरेलल दिख रहे हैं? हाँ, तो ड्रॉ करो ना, ये ऊपर वाले को कर लो, कितना बन गया ये? पैरेलल में क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? K1 + K2 ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर उसके नीचे क्या है? 3K, ये क्या हो गया? 6K, 6K हो गया। अब यही है पॉइंट P जिसको आप खींच रहे हो, क्या ये दोनों सीरीज में है? यस, पकड़ में आ रहा है ना चीजें? तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6K × 3K / 6K + 3K is 2K। मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब समझ में आ गया अभी तक इतना पता है? न्यूमेरिकल तो दूसरे किस्म के भी बनेंगे, ये तो फिर डायग्रामेटिकल दिखा रहे हैं। अच्छा, लड़का ने पूछा कि अगर उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में खींचते हैं, चलो मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, आप चाहो तो खाली आंसर याद रख सकते ना। ये कोई एक स्प्रिंग है, ऐसे लगा था, और वो लड़का आदित्य पुजारी वो इसको ऐसे इधर को खींच लिया, खींचना चाहिए था कुछ दूसरे डायरेक्शन में, खींच लिया इधर को। क्या बात समझ में आ रहा है? ये स्प्रिंग ऐसे था, हमें इधर उधर खींचना था, वो खींच लिया इधर, उसका मर्जी। इधर भी खींच सकता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है। पॉइंट P हुआ ये, और वो किधर को खींच रहा है? इधर को खींच रहा है। स्प्रिंग के कांस्टेंट थे के कुछ खींच चुका है, तो चलो मानते हैं कि ये जो एंगल है अभी, सर ये दोनों के लिए हैं। हाँ, दोनों के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये ऐसा है, along दिस लाइन में खींच रहा हूँ, along द बाइसेक्टर, along द बाइसेक्टर में खींच रहा हूँ, और कुछ डाटा भी दिया हुआ है। मान लो कि ये दोनों स्प्रिंग के बीच में कुछ एंगल था, चलो ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, तो 2 थीटा था, लिखने में आसान होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये दोनों स्प्रिंग के बीच में एंगल क्या था? 2 थीटा। मैं थीटा लिखता था, इधर θ/2 लिखता, अच्छा नहीं लगता, तो 2 थीटा ले लिया, तो थीटा लिखा। जब मैं इसको ऐसे खींचा, खींच के यहाँ तक ले आया मेरे भाई, तो ये हुआ क्या? ये जो P है, ये जो स्प्रिंग है, और ऐसे तो नहीं रहा, ये स्प्रिंग कुछ ऐसे हो गया, ठीक है नहीं? और ये वाला स्प्रिंग भी कुछ ऐसे हो गया। क्या बात समझ में आया? तो अभी स्प्रिंग ज्यादा लंबा है, मेरे को देखना क्या है? मेरे को ये सबको डिब्बे के अंदर रख दिया, मैं खींचा फोर्स F में, F फोर्स में खींचने से अगर ये x आगे गया तो मेरे लिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट F/x है, मेरे को उससे मतलब नहीं अंदर क्या है। मैं खींचा F में और आगे गया x, स्प्रिंग कांस्टेंट ही F/x, ठीक है। मुझे F/x निकालने की कोशिश करना है, और मैं बात कर रहा हूं कि ये एंगल थीटा था, एंड फॉर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली पुल्ड, क्योंकि ज्यादा पुल करेंगे तो फिर थीटा भी तो बदल जाएगा। थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा? अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पुल किया और स्लाइट पुलिंग, मतलब हम ये अश्यूम करेंगे कि थीटा नहीं बदला है, थोड़ा सा पुल किया 1 मिलीमीटर, F/1 मिलीमीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत ज्यादा पुल करेंगे तो थीटा बदल जाएगा, थोड़ा सा पुल किया। अब देखो यहाँ पर मैं खींच के रखा हूँ, फिर भी ये रेस्ट में, क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग कुछ लंबा हो गया है। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर है, अरे नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा में थोड़ा सा चेंज करने से कुछ नहीं होता है। अगर थीटा 30 डिग्री है, यूनिक 30.1 डिग्री, दोनों निकालो वही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, स्मॉल चेंज के लिए चेंज नहीं होता है, वो अलग है, बाद में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। इतना डेप्थ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ा है तुम लोगों को? तुम लोगों को साइन 10 डिग्री का वैल्यू आता है? हाँ, तो बहुत सारे कंसेप्ट है। साइन 5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताएंगे? कोई फुर्सत मिल जाएगा, कोई भी एंगल का वैल्यू कैसे बता सकते हो तुरंत, इफ इट इज ए स्मॉल एंगल, ठीक है।
हाँ, तो बात चल रहा था इसमें। तो इतना थोड़ा सा खींचे, मान लो ये स्प्रिंग का लेंथ है 1 मीटर, ये स्प्रिंग का लेंथ है 1 मीटर, मैं खींचा हूँ 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर खींचूंगा तो एंगल में कहाँ बदलाव आएगा? कुछ नहीं आएगा, एंगल वही है। थोड़ा ध्यान से देखो, लिखो मत अभी इसको मिलिए, बहुत मारेंगे पकड़ के। अब इसमें हुआ क्या है, ये स्प्रिंग का लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, अब हो गया यहाँ से यहाँ तक लंबा हो गया। कितना लंबा हो गया है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि इतना लंबा हो गया? ये कैसे? क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, एंगल थीटा स्मॉल। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हूं। अब सोचो, पहले स्प्रिंग इस पोजीशन में था, वो कंसेप्चुअली हर चीज को हाजी हाजी करोगे, बाद में रोगे। रोने वाले दुनिया में 99.99% है। अब इसको खींच के जब यहां तक ले आए तो ये स्प्रिंग कुछ इस पोजीशन में आया। एंड इफ दिस इज वेरी स्मॉल, इज नॉट दिस एंगल वेरी स्मॉल? बहुत छोटा। मैं थोड़ा सा फॉर ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा हूं, तो ये बहुत छोटा है, ये एंगल काफी छोटा है। लड़के ने पूछ दिया तो बताना पड़ रहा है। तुम तो समझ पा रहे हो ना? यस सर। नहीं तो नहीं बताते, स्किप कर जाते इसको। समझ में आ रहा है? ठीक ठाक आ रहा है? यस सर। मतलब कोई भी चीज को आपको थोपा नहीं जा रहा है, हर चीज को समझाने की कोशिश करें। ये एंगल अगर बहुत स्मॉल है, इट इज क्लोज टू 90 क्लोज टू 0, क्लोज टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं तो ये एंगल कितना हुआ? ऑलमोस्ट 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 90। और ऐसे कैसे हो सकता है सर? हाँ हो सकता है। मैं सोचूंगा कि ये मैं 90 डिग्री ड्रॉ नहीं किया हूँ, मैं कितना ड्रॉ किया हूँ? 89.999999 हो सकता है ना? तो ये भी 89.999999 हो गया, बाकी इधर कुछ 0.000001 कुछ हो गया। समझ में आया कि नहीं? हो सकता है ना? मतलब ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट बराबर हो गए। मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, तो यही तो है एक्स्ट्रा लेंथ। क्या बात समझ में आया? यही है एक्स्ट्रा लेंथ, और ये डिस्टेंस है x। जेल सके तो जेल में, तुमने पूछे हम बताए, मेरे को कोई दोष मत देना बाद में। फिर आगे और कभी नहीं पूछेंगे, और कभी नहीं पूछेंगे। हंस गए। मैं तो बोला कि तुम लोग फाउंडेशन हो जी, एडवांस है। एडवांस और फाउंडेशन में तो अंतर है ही है कि नहीं? फिर भी बता देते, हो सकता है तुम लोग मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आया समझ में? ये कितना लंबा हो गया है? ये अगर x है, ये x है, ये थीटा है। लुक एट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को थोड़ा प्यार से देखो, कैसे दिख रहा है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये x है, ये लेंथ कितना है? ये थीटा है, x cos थीटा। मतलब ये स्प्रिंग कितना लंबा हुआ है? x cos थीटा। नहीं तो ये स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हुआ है? x cos थीटा। अब ऊपर वाले का जो हुआ होगा नीचे वाले का तो वही होता है, सैंडविच है। ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, बीच में आलू। ये जिधर जा रहा है, ये जिधर जा रहा है, आलू किधर जाएगा? उधर ही जाएगा, उसके तो कोई है। इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। दो ब्रेड जिधर जाएंगे, बीच का आलू उधर जाएगा। तो अभी ये x cos थीटा हुआ, तो इसका भी x cos थीटा हुआ होगा। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन। हमें तो f और x में रिलेशन लाना है, ठीक है। अब देखा कि ये जो पॉइंट P को खींच के मैं यहाँ पर ले आया था, ये पॉइंट P बेचारा F से खींचा जा रहा है, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्प्रिंग इसको पुल कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा ना। कितने फोर्स में? जितना एलोंगेट हुआ है दैट इनटू k। कितना फोर्स में? k x cos थीटा। ये वाला स्प्रिंग k x cos थीटा, और ये रेस्ट में है, तो इधर का फोर्स मस्ट इक्वल टू इधर का फोर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये एंगल तो थीटा है। क्यों थीटा? इधर थीटा था, इधर थीटा क्यों है? क्योंकि बहुत छोटा था, स्लाइटली पुल। मैं स्लाइटली क्यों लिखा था, समझ में आ रहा है? तो इट इज k x cos थीटा। अब सोचो, आप क्या कहोगे? एट इक्विलिब्रियम आपका जो f है, ये कौन बैलेंस कर रहा है? इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट। इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? kx cos थीटा इनटू cos थीटा। कोई वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट f cos थीटा होता है। ये kx cos थीटा इनटू cos थीटा, kx cos स्क्वायर थीटा, kx cos स्क्वायर थीटा। इसका जो है इसका भी तो ये है, दैट इनटू 2। कैन आई राइट इट 2kx cos स्क्वायर थीटा? यस सर। हो गया।
अच्छा हो गया। तो हमें तो इंटरेस्ट था के इक्विवेलेंट से, इतना सारा मैथमेटिक्स हमें थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए बाई एक्स। क्या हो गया 2k cos स्क्वायर, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2k cos स्क्वायर थीटा। रुलाएंगे क्या? अरे नहीं, तुम लोग पूछे तो मैं बताया, नहीं तो मालूम क्या जाएगी जब घर में मम्मी को बोले मम्मी मम्मी हम जो पूछते हैं ऐसा नहीं बताते, सब कुछ आता है वही बताते हैं, जो आता है वही बताते हैं, जो हम पूछते नहीं बताते। काफी बच्चे मेरे पास ऐसा है कि बोल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो पे क्या बोल रहे हैं, चल इधर उधर पढ़ रहे हैं, आकाश विकास आकाश में वो सब क्या चीजें समझ में आया? जिनको न समझ में आया उनका भी भला, जिनको नहीं आया उनका भी भला। लेकिन याद रख लेना कि अगर ऐसा अरेंजमेंट है, कंक्लूजन लिख रहा हूं, अगर कोई दो स्प्रिंग है ऐसा और ज्यादा खींचने थीटा बदलेगा, उसी हिसाब से निकलना। अरे ज्यादा खींच लिए, पहले 60 था तब खींचोगे क्या होगा, खींच के अब कर दिए 30 तब क्या होगा, थीटा गया 30 डालना। क्या बात समझ में आया? ज्यादा खींचने से क्या होगा, ज्यादा खींचने से लंबा होगा। ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया थीटा, ये हो गया के, ये हो गया के, ये हो गया पी, इसको खींचे तो के इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 2k cos स्क्वायर। समझ में? क्या ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? अच्छा थोड़ा और भी बताते हैं। अब जो ये बन गया, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, दो स्प्रिंग सीरीज में था कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग दिखाते थे, अभी इसका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखेगा वो स्प्रिंग? वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कैसे दिखेगा? इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। Along the angle से बाइसेक्टर, ये स्प्रिंग ऐसे हो गया। अब तो लगेगा कि ये स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, है कि नहीं? मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग इस लाइन में होगा। बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देखिए बता दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। छोटा सा क्वेश्चन, एक स्प्रिंग लगा है ऐसे, बताने वाले को तुरंत शाबाशी मिलेगा। ये हो गया दूसरा स्प्रिंग, इजी एंगल दिया हूं ताकि कैलकुलेट कर सकते हो, 90 डिग्री दिख रहा है। ये है तीसरा स्प्रिंग, तीनों के ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है। क्या बात समझ में आया? ये हो गया पॉइंट पी, दो बार कहा, अच्छा एक बार लिख चुका था। अब पॉइंट पी को खींचना है, चाहे इधर खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर खींचता हूं। पॉइंट पी को थोड़ा सा खींचना है इधर। पॉइंट पी इज टू बी पुल्ड इन द डायरेक्शन सो स्लाइटली पुल्ड। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। पहले मैं फिगर बनाता हूं, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं लिखूंगा। फिगर में मैं क्या करूंगा, ये दोनों का एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालूंगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालूंगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कैसे होगा? along the बाइसेक्टर। मतलब अभी हमारा फिगर क्या बन गया, देखो फिगर कुछ ऐसे बन गया। ये है पहला दोनों का इक्विवेलेंट, ये है पॉइंट पी, ये है, क्या बात समझ में आया? इन दोनों का इक्विवेलेंट को आप कहो k डैश। k डैश क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू। क्या बात समझ में आ रहा है? फिगर कैसे बदल गया? यस सर। हाँ, अब यहां तक पहुंचने के बाद अगर p को खींचोगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, क्या था? भूल गए। अरे नहीं, k डैश और k ऐसे हाल में हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? k1 प्लस k2 होता था, k डैश प्लस k हो जाएगा। बस k डैश निकल गया तो काम बन गया। k डैश निकालो, है ना? हियर k डैश कितना है? 2k cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? थीटा क्या था? थीटा तो ये एंगल था 45। इज नॉट इट सेम एज के cos 45 1/2 उसका स्क्वायर 1/2 2 को खा गया, मिल गया के। यस सर। k डैश इज के, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आया? k डैश प्लस k, दैट इज, अगर ये 90 नहीं देता, 120 डिग्री देता, कुछ भी देता, तुम लोग कर सकते हो ना? कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर।
आ गया समझ में? यस सर। आगे सोच समझ कर पूछना। फाउंडेशन जी एडवांस, मेरा बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसका फाउंडेशन और उसका छत में अंतर है कि नहीं? जबरदस्ती यहाँ से डंडा डालेगा तो क्या होगा? चलो ठीक है। क्या तुम लोगों को समझ में आया कि उड़ गया ऊपर से? यस सर। नहीं सर, समझ आया? यस सर। तो जाके दोबारा ट्राई कर लेना, वीडियो तो है। नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स बट दिस क्वेश्चंस आर फाउंड। क्वेश्चंस मिल जाएगा जेई वाले में। जेई वाले डालते हैं उधर। जेई वालों का नियम है कि बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसी के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे। और उनका एक नियम है जो कभी नहीं बदलता, वो ये है कि हर साल उनका पैटर्न बदले। एवरी ईयर न्यू पैटर्न। चलिए थोड़ा आपको चेक करने के लिए थोड़ा मैं और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सोच सकते हो केस, ये भी कोई केस। इसमें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है। पहला दे दिए ये, और यहां से लगा है कोई स्प्रिंग, और यहां से उसका नाड़ा निकला हुआ है। आप ये है पॉइंट पी, इसको थोड़ा सा खींचना है, बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। एफ लगा के खींचोगे, एक्स आ गया तो भाई एक्स फिनिश। सोचो तो बंधा हुआ है ऊपर से। तो क्या करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन पॉइंट पी स्लाइटली पुल डाउन इन द डायरेक्शन सोल्व। तो फोर्स एफ लगा के खींचोगे, अगर एक्स लंबा हो गया तो बाई एक्स हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट खत्म है कि नहीं? सोचो अगर एक फोर्स लगा के खींचोगे तो क्या होगा? टेंशन एफ होगा, यहाँ पर भी एफ होगा। सोचो, थोड़ा सा सोच लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, फिर अलग अलग जगह पे मैं स्प्रिंग जोड़ते जाऊंगा उसके साथ। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अरेंजमेंट बदल गया ना, सिंपल सा होता था क्या ही होता, अब कितना हो रहा है? अरे चलो मैं बताता हूं। मैं इसको जब मैं खींचूंगा एट इक्विलिब्रियम, इसमें टेंशन क्या होगा भाई? एफ ही तो होगा। तो यहाँ पे टेंशन एफ होगा। अगर यहाँ पर टेंशन एफ हुआ तो ये स्प्रिंग को कितना खींचेगा? के एक्स। तो एक्स की ये स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, ये जितना लंबा होगा ये उतना ही निकल के आएगा, ये जितना निकल जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो एक्स कितना हो गया? ए बाई के। तो के इक्विवेलेंट क्या हो गया? ए बाई एक्स, सेम एज के। सिंपल सा चीज, क्या बड़ी चीज है, घुमा फिरा के दें, है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? केस बदलता हूं, केस बदलता हूं। अब मैं क्या कर दिया केस में, ये है हमारा, नहीं इतना ऊपर नहीं, थोड़ा और नीचे, ये है हमारा स्प्रिंग। अब इसको झुलाए हैं भी स्प्रिंग से। अब मैं इधर से ले लिया थ्रेड, सिंपल बना रहा हूं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा। ये है पॉइंट पी। अब ये सब डिब्बे के अंदर है, आपको पूछा क्या, बताओ ये स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? आप खींच के देखो, खींच के देखो नहीं देखो, एफ लगाने से एक्स आया तो एफ बाई एक्स हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारा चीज मान लो डिब्बे के अंदर छुप गया है, दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा नाड़ा निकला हुआ था। खींच के बताओ, ये खींच के बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? आप एफ लगा के खींचोगे, एक्स आ गया तो बाई एक्स इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। सिंपल सा चीज है, वही लॉजिक हमारा। बाकी अंदर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट देन प्रैक्टिकली अंदर क्या हो रहा है देखेंगे तभी ना बता पाएंगे कितना होगा एक्स। चलिए, क्या कोई आप में से मेरी मदद कर सकता है बताने में कि क्या होगा x when you pull it with a force F? Now your question is to find out the value of x. x मिल गया, ए बाई x हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। बात समझ में आया क्या? आंसर चाहिए। When it is pulled with a force F, what will be the displacement of the pulled end? x. उतारो मत, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्या तो फंडामेंटल्स
ट्राई करो, ट्राई करो। मुझे लग रहा है अपने से काफी लोग कर सकते हैं। थोड़ा टाइम मतलब घड़ी ले लो मेरा। टाइम तो घड़ी में होता है, चाहिए तो ले लो, थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आप लोगों का भी टाइम पार हो रहा है। सर 4 के पहला आंसर आया है 4 के, सही गलत नहीं बताऊंगा। सर कहाँ से कुछ चलिए मिल के सोच लेते हैं, मिल के सोच लेते हैं। फिर मैं होमवर्क भी दे दूंगा, तुम लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा है, टू स्टिक टू टाइम। देखो जब मैं इसको एफ में खींचा, कितने में खींचा? एफ में, तो क्या बताएगा यहाँ पर टेंशन कितना होगा? एफ। यहाँ पे पुली के बारे में सोचो बेचारा, इसको कोई खींच रहा है एफ में, इधर भी खींच रहा है एफ में। क्या आपको पता चल रहा है ये पुली इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इधर का फोर्स होगा। मतलब स्प्रिंग में फोर्स कितना है? कौन खींच रहा है इसको? सॉरी 2 के लिए, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। ये 2F में खींचा, मतलब ये ऊपर वाला स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना है? 2F। सबको समझ में आया? तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा। नहीं, ये जो फोर्स है स्प्रिंग में एलोंगेट कर रहा है कि कंप्रेस कर रहा है? लेकिन फोर्स तो ऐसे दिख रहा है। अरे ये फोर्स इसके ऊपर है, कौन दिया? स्प्रिंग इसको खींच रहा है, तो ये भी स्प्रिंग को खींच रहा होगा। कैसा हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, मैं तुमको खुद खींच रहा हूँ, तुम मेरे को पुश कर रहे हो। मैं खींचूंगा तो तुम मेरे को खींचोगे। दो चीज हो सकता है, मैं तुमको पुल कर रहा हूँ और तुम मेरे को पुश कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तो बात समझ में आ गया? तो स्प्रिंग में कितना फोर्स हो गया? 2F। स्प्रिंग खुलेगा, कितना खुलेगा रौनक दत्ता? 2F/K। ओके, ये स्प्रिंग खुल गया, कितना? 2F/K। अच्छा, ये स्प्रिंग जितना खुलेगा ये उतना नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पुली नीचे जाएगा। पुली कितना नीचे जाएगा? जितना ये खुल गया, कितना खुल गया? 2F/K। अच्छा, पुली नीचे गया तो थ्रेड नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सोचो ये पुली ऐसे था, अगर ये आया 1 सेंटीमीटर नीचे तो पुली आ गया यहाँ पे, थ्रेड कैसे हो जाएगा? ऐसे। कितना निकलेगा थ्रेड? ये 1 दोनों मिलके निकल जाएंगे 2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? पुली अगर 1 सेंटीमीटर आएगा तो थ्रेड कितना नीचे आएगा? 2 सेंटीमीटर। क्या बात पकड़ में आ रहा है सबको? तब तो फिर और क्या रखा? अब देखो x कितना हो जाएगा? x will be 4F/, लेकिन हमें तो k इक्विवेलेंट से इंटरेस्ट था। माय इंटरेस्ट वर विद k इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं इसको? अरे f लगाने से x लंबा होता है तो f/x हो गया, तो इट इज कमिंग k बाई। सर उल्टा कैसे निकालते? हाँ सर उल्टा कैसे निकालते? हाँ, तो होता है उल्टे लोगों को उल्टा। क्या समझ में आया? क्या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? k/4। ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो नहीं करेंगे, मजा आ रहा है तो करवाएंगे। आ रहा है? कुछ लोगों का तो प्लेटलेट डाउन हो गया। किसका किसका प्लेटलेट डाउन हो गया? ये सब न्यूमेरिकल करके हाँ डाउन हो जाता है ना, पूरा लगता है कि जान निकल गया है। प्लेटलेट नहीं समझते हो? खून में रहता है ना प्लेटलेट, हाँ वो डाउन हो जाता है ज्यादा डिफिकल्ट चीज करने से। मैं तो अगले क्लास में सोचता हूँ कि यहाँ पर 2 कैमरे लगे और वहाँ पर एक सलाइन का बोतल भी डालूंगा। अच्छा, अब आप लोग सोच के ये क्वेश्चन को बनाना। अब मैं क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये है पुली, बहुत बड़ा पुली हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इतना बड़ा क्या करना है? छोटा पुली, सब थोड़ा गोल करो। हाँ गोल पुली, ये है पुली। अब आपको सोचना है बढ़िया से और आंसर बताना है। सब नीचे जोड़ दी। ये है के, ये भी है के। चलो ये दोनों क्वेश्चन का अरे केस बदल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। और
ये दोनों का के है क्या? हाँ सब के, सब के तो ज्यादा के करता है। फोर्स है। फोर्स एक है क्या पागल सा कुछ? कोई भी फोर्स लगाओ, देखो एक्स कितना होगा। अरे यार मतलब इसका प्लेटलेट तो गया। क्या फोर्स एफ है? नहीं, एफ फॉर फ्री है। चलो ट्राई। रुको, ये गंदा हो गया फिगर, मैं बनाता हूँ लड़की के चक्कर में। इसको इतना हंसी कैसे आता है? और हंसता भी है तो डिजिटल। आगे लो हंसो, डिजिटल हंसता है। सर ये पूरा ही स्प्रिंग है। हाँ, क्या पूरा स्क्रीन है? थोड़ा हाँ एडवांस का अब समझ में आया? ठीक है। अब ये है के, ये है 2k और ये है 3k। बनाना है आपको। ये है पॉइंटिंग। क्या बात समझ में आया? इधर तो जोड़ दिया, कोशिश करना। तरीका क्या है? एक फर्क लगा के खींचो, अगर एक्स एलोंगेट हो गया तो भाई एक्स अच्छा टाइम पास मिलेगा। निकालना क्या है? निकालना कुछ नहीं, देख देख के ड्राइंग करो, अच्छा ड्राइंग के लिए मार्क। के इक्विवेलेंट निकालना है हर केस में, व्हेन पॉइंट पी स्लाइटली पुल डाउन इन द डायरेक्शन शोन। निकालना क्या? यही भूल जाता है। अभी थोड़ी देर बाद पूछेगी मैं कौन हूँ। इसका कहते हैं कि प्लेटलेट डाउन हो गया। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, आई विल शेयर यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसको करना, उसको करके आना। अरे कल तक कहाँ कर पाएंगे? ठीक है, फिर भी शेयर कर देता हूँ। तो कल की क्लास में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि छोड़ दें, सीधा फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं? देखेंगे सिचुएशन कल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो पढ़ के आओ, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन लिख के रखूंगा यहाँ पर, आप लोग करोगे तो हार्ड कॉपी दे दूंगा, घर में जाके लिख लेना। मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में और यहाँ पर सॉल्व करूंगा, तुम लोग करके आना, इधर कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है। विश यू ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।